नमस्ते दोस्तों, स्वागत है इस रोमांचक सफर में। मैं इस वक्त पेरू की राजधानी लीमा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस एयरपोर्ट के कुछ अद्भुत फीचर्स, यहाँ के हाईटेक सुविधाएं, लोकल फ्लेवर्स और इस यात्रा को आसान बनाने वाले टिप्स। अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं, तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज का आखिरी पार्ट है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास ब्लॉग। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ लीमा एयरपोर्ट। यह है लीमा एयरपोर्ट। यह है सारे डिपार्चर गेट, चेक इन गेट। काफी छोटा है एयरपोर्ट, कंपेयर टू यूरोप बड़ा है, कंपेयर टू इंडिया काफी छोटा है। यह है लीमा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से बहुत सारे फ्लाइट्स जाते हैं। यहाँ से पेरिस फ्लाइट जाता है, यहाँ से स्पेन फ्लाइट जाता है, यहाँ से नेदरलैंड फ्लाइट जाता है, यहाँ से दुबई वगैरह कुछ कोई फ्लाइट नहीं है। यहाँ से यूएस जाने के लिए बहुत सारे फ्लाइट्स है, जैसे न्यूयॉर्क हो, जैसे मियामी हो, शिकागो हो। तो यूएस जाने के लिए यहाँ से बहुत सारे फ्लाइट्स है। यहाँ से लैटिन अमेरिकन जाने के लिए भी बहुत सारी कनेक्टिविटी है, जैसे आपको इक्वाडोर जाना हो या मेक्सिको जाना हो या आपको कोई दूसरी कंट्री जाना हो जैसे ब्राजील हो, तो भी आपको यहाँ से फ्लाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से भी बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये 2 ही माले का मंजिल का एयरपोर्ट है। ये फर्स्ट माला है, यहाँ पे सारे आपको बैग्स ड्रॉप वगैरह करने पड़ेंगे। और इसके ऊपर जो फ्लोर है वो है डिपार्चर गेट। वहाँ पे आपको स्टारबक्स, मैकडोनल्ड वगैरह खाने के लिए मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। छोटे छोटे गेट्स है, इतना कुछ फ्रेश नहीं है, थोड़ा गंदा सा है, थोड़ा स्मेल आता है एयरपोर्ट पे, लेकिन ठीक है, लोग भी वैसे है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. यहाँ पे एक स्ट्रेंज अजीब चीज ये है कि यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आएगी। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पे 1000 में से 1 आदमी को इंग्लिश आएगी। तो आपको थोड़ी तो स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। बहुत ही स्ट्रेंज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन दोस्तों आपको बिलीव नहीं करोगे आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ना कोई एयरलाइन के लोगों को इंग्लिश आती है, ना कोई यहाँ पे टूरिस्ट के लोगों को इंग्लिश आती है। 1000 में आपको 1 आदमी मिलेगा जो इंग्लिश बात कर पाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा भी यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो ये है लैटम का हाल, ये है लैटम के चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ेंगे। इनको इंग्लिश थोड़ी भी आती नहीं है। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा कहाँ पे है एयर फ्रांस का बैगेज ड्रॉप, और करते हैं बैगेज ड्रॉप। अंदर जाने के बाद कुछ बातें करते हैं। गेट 22, यहाँ से जाएगी एयर फ्रांस की फ्लाइट पेरिस। मीडियम एयरपोर्ट है, इतना कुछ खास एयरपोर्ट नहीं है, इतना छोटा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। हर जगह के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अमेरिकन हो, लैटिन अमेरिकन ज्यादातर, लेकिन इंडियंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इंडियंस यहाँ पे नहीं है। इंडियन कोई इतने डेयरिंग नहीं करता कि ऐसे खतरनाक प्लेसेस पे, ऐसे खतरनाक कंट्री पे ट्रैवल करे। ये है लीमा, पेरू। लीमा एक कैपिटल है पेरू का। थोड़ी अनसेफ कंट्री है, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियंस ट्रैवल नहीं करते हैं। वैसे घूमने के लिए भी इतना कुछ खास है नहीं। क्यों आएंगे यहाँ पे इंडियंस? जाना है तो वो जाएंगे यूएस, कनाडा,
लंदन, पेरिस, इतने दूर क्यों आएगा भाई कोई। लेकिन एक खास बात है ये कंट्री में, बिजनेस पोटेंशियल, ये बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे इंडियंस प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत पोटेंशियल मार्केट है। चाहे वो मेक्सिको हो, ब्राजील हो, पेरू हो, चिले हो, कोलंबिया हो, अर्जेंटीना हो, तो लैटिन अमेरिका जो है वो इंडियन बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है। अभी तो भाई साहब मेरा फ्लाइट है 15 घंटे का अभी जाऊंगा मैं यहाँ से पेरिस, फ्लाइट में रहूंगा 15 घंटे, पेरिस में ओवरनाइट स्टे है, और उसके बाद जाऊंगा मैं मुंबई, इंडिया। आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक में था लैटिन अमेरिका में, मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो, जमाइका, किंगस्टन, उसके बाद आया हूँ लीमा, पेरू, और उसके बाद जाऊंगा मैं इंडिया। तो ये है दोस्तों मेरे पीछे जो दिख रहा है वो मीडियम सा एयरपोर्ट, ये है मेरे पीछे डिपार्चर गेट्स, और ये है छोटा सा एयरपोर्ट, लीमा का एयरपोर्ट। तो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल, कुछ इंसिडेंट्स नहीं फेस किया मैंने, सेफ टूर रहा मेरा 3 वीक का, क्योंकि मैं जहाँ पे काम है ए पॉइंट से बी पॉइंट ही ट्रैवल करता हूँ, और वो भी मैं उबर में ट्रैवल करता हूँ, या फ्रेंड के गाड़ी में ही ट्रैवल करता हूँ, या बिजनेस पार्टनर है तो उसकी गाड़ी में ही मैं ट्रैवल करता हूँ। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड करता हूँ, और 8 के बाद 9 के बाद मैं बाहर नहीं जाता हूँ ज्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसे कोई पब या बार जहाँ पे क्रिमिनल्स आते हो, जहाँ पे चांसेस हो कि आपके साथ कुछ गलत हो, ऐसे जगह पे मैं जाता ही नहीं हूँ। बार हो, बियर बार हो, पब हो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कल्चर है, यहाँ पे ओपन है सब कुछ ये, तो वैसे चीज़ों में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, वैसे चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ। तो वो एक है कि मैं सेफ चीज़ें करता हूँ। होटल भी बुक करता हूँ तो मैं अच्छा होटल बुक करता हूँ, जैसे होटल हॉलिडे इन हो, मर्क्यूर हो, आईबीस हो, या मैरियट हो, तो अच्छा होटल, टॉप क्लास होटल में चूज करता हूँ। तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी अच्छी रहती है, आपके पास पासपोर्ट रहता है, आपके पास लैपटॉप रहता है, आपके पास आईपैड रहता है, आपके पास करेंसी रहती है। तो जो भी मैं होटल बुक करता हूँ वो अच्छा ही बुक करता हूँ। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो होटल रिसेप्शन पे ही आप सॉल्व कर सकते हो, होटल रिसेप्शन पे ही आपको हेल्प करेंगे वो लोग, in terms of getting forex, in terms of getting SIM card, in terms of getting taxi, in terms of getting food। तो वो एक खासियत रहती है अगर आप अच्छा होटल बुक करते हो तो अच्छा रहा ओवरऑल मेरा 3 वीक का टूर। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं YouTube पे अपलोड करूंगा, आप देखिए सारे वीडियोस, और जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो भी मुझे बताइए कि कैसी लगी है आपको इन्फॉर्मेशन, और कुछ अगर मिसिंग पार्ट है तो वो भी मुझे बताइए कि क्या मिसिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन और आप जानना चाहते हो कंट्री के बारे में, सेफ्टी के बारे में, वीज़ा के बारे में। तो ट्राई करूँगा कि उसका डिटेल में वीडियो आपको बना के अपलोड करूँ कि आपको वो हेल्प हो जाए। वैसे देखा जाए तो इतनी कुछ देखने के लिए खास नहीं है, ब्यूटी नहीं है यहाँ पे। देखो ये है एयरपोर्ट, अपने अपने जगह पे बैठे हैं सारे लोग, अपने अपने टेंशन में है सारे, ऐसा दिखेगा आपको। इतना कुछ सेलिब्रेट करते हुए या इतना कुछ हैप्पी लोग नहीं देखेंगे आपको। यही है लैटम का, अपने अपने काम में है, और जो है मतलब पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा वेल एजुकेटेड है, वो जाता है यूएस, वो जाता है न्यूयॉर्क। अगर वो अच्छी इंग्लिश बात कर पाता है तो वो बाहर जाके ही काम करेगा, यहाँ पे जनरली काम नहीं करते वो लोग। तो वैसे भी इंडस्ट्री है ही नहीं यहाँ पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है, नई जॉब नहीं है। तो जो जॉब क्रिएशन होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंडिया में है, चाइना में है, या जर्मनी में है, तो लोग आते हैं काम करने के लिए, जॉब क्रिएशन होता है। या जो इंडस्ट्री बड़ी इकोनॉमी है यूएस की, बड़े बड़े ऑफिसेस है, वहाँ से पूरा काम धाम चलता है। तो वैसे जगह पे लोग आते हैं, वैसे जगह पे लोग काम करने आते हैं, वैसे जगह पे बाहर के इमिग्रेशन आते हैं, या इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पैसा आता है, लोगों पे एक एनर्जी दिखेगी, आपको अलग टाइप के लोग दिखेंगे, अलग टाइप का कल्चर रहेगा, लोग टॉकेटिव रहेंगे,
लेकिन ऐसी जगह पे ये अपने अपने काम में, छोटे से जॉब में बिजी है, इतना कुछ पैसा ज़्यादा आता नहीं इनके पास, तो इतना आपको लोग खुश नहीं दिखेंगे, इतना लोग आपको टॉकेटिव नहीं दिखेंगे, इतना लोग आपको फ्रेंडली नहीं दिखेंगे। तो वो है मेरा एक्सपीरियंस लैटम के बारे में, एंटायर लैटम के बारे में। तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप भी बात करते हो तो वो बोलेंगे कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, एंड देन वो चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई, अभी तक तो मुझे अच्छे ही लोग मिले, आपको कोई परेशान नहीं करेगा या आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। जो मेरे साथ अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है, अभी कुछ इतना खराब एक्सपीरियंस नहीं है मेरे साथ। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अबाउट लैटिन अमेरिका, अबाउट पेरू पर्टिकुलरली। यहाँ पे नेक्स्ट मैं जाऊँगा इक्वाडोर, नेक्स्ट जाऊँगा मैं ब्राज़ील, नेक्स्ट जाऊँगा अर्जेंटीना एंड बोलिविया। वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि बाकी के प्लेसेस भी कवर करूँ, बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर करूँ। ये मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में कवर नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कवर करूँ आपके लिए, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँ कि आपको क्या है देखने जैसे यहाँ पे, क्या अगर देखना है तो क्या प्रोसेस है, टिकट्स वगैरह कितना कॉस्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो आपको दिखाता हूँ एक एयरपोर्ट का लुक। लकीली मैं एयर फ्रांस से ही आता हूँ नॉर्मली, तो मुझे प्रीमियम इकोनॉमी का अपग्रेड करके मिला है टिकट, क्योंकि अभी तक मैंने पता नहीं 100 बार तो ट्रैवल किया रहेगा एयर फ्रांस से, तो इसलिए मुझे प्रीमियम इकोनॉमी का टिकट उन लोगों ने करके दिया है, एयर फ्रांस वालों ने। देखते हैं सीट कैसी है। तो दोस्तों आया हूँ मैं फ्लाइट के अंदर। ये है मेरा फ्लाइट एयर फ्रांस का जो जाता है लीमा से पेरिस, और मेरा जो सीट है वो है प्रीमियम क्लास का, जो कि मुझे अपग्रेड करके मिला है। इसके आगे रहेगा बिजनेस क्लास, इसके पीछे रहेगा इकोनॉमी क्लास। प्रीमियम क्लास का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आपको सीट दिखाता हूँ प्रीमियम क्लास का। तो ये है दोस्तों प्रीमियम क्लास का सीट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे हेडफोन्स भी है, म्यूजिक अगर आपको मूवी वगैरह देखना है तो। ये है रीडिंग लाइट्स, ये एक पिलो दिया है, ये है आपको कंबल यहाँ पे आगे रखने के लिए, यहाँ पे दिया है आपको पानी बॉटल, ये म्यूजिक सिस्टम, और काफी कंफर्टेबल है प्रीमियम क्लास। तो ये है प्रीमियम क्लास, देखो आगे ऐसा है प्रीमियम क्लास। जैसे मैं पहले ट्रैवल करता था इकोनॉमी क्लास में, इकोनॉमी क्लास के जो सीट रहते हैं वो बहुत ही कंजेस्टेड रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, आपको पाओ ऐसा फैलाने के लिए भी जगह नहीं रहता। लेकिन मिनिमम प्रीमियम क्लास तो चाहिए। प्रीमियम क्लास आपको थोड़ा सीट अलग लेवल का कंफर्ट है, अलग लेवल का यहाँ पे स्पेस है पैर के लिए वगैरह, नींद आएगी आपको अच्छी, और खाना भी अच्छा रहेगा। मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है प्रीमियम क्लास का। ये है टोटल नज़ारा देखो दोस्तों प्रीमियम क्लास का। अभी बजे है 6, फ्लाइट 15-20 मिनट में स्टार्ट होगी और 15 घंटे के बाद जाएगी पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट प्रीमियम क्लास, शॉर्ट वीडियो अबाउट एयर फ्रांस का ऐसा दिखता है प्रीमियम क्लास। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ पेरिस के एयरपोर्ट पे, और मैं आया हूँ लीमा से, पेरू से, और जा रहा हूँ इंडिया, मुंबई। अभी बजे है मॉर्निंग के 10, और मेरी फ्लाइट है एयर फ्रांस की यहाँ से मुंबई गेट 28। तो चलो दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट। यह है पेरिस का एयरपोर्ट, चार्ल्स
तेगवेले। यहाँ पे है डेल्टा एयरलाइन जो जाएगी यूएस, यहाँ से शायद जा रही है मुंबई, सॉरी दिल्ली। तो जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो पेरिस का ये एयरपोर्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है। टोटल शायद 2 टर्मिनल है और 2 टर्मिनल के अंदर गेट है ABC, और ABC के अंदर और गेट है ABCDEF GHIJKLMN। तो आपको तो पहले आना है आपके गेट पे, जैसे टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2, और उसके बाद आना है ABC, और अंदर आने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका कौन से गेट पे आपका फ्लाइट है। जैसे मेरा था AM, तो मेरा तो चेक इन हुआ था गेट A पे, बैगेज वगैरह ड्रॉप किया था मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लीमा में, तो मेरा बैगेज आएगा डायरेक्ट मुंबई। और बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी गेट, एक्चुअली मैं आया था कल, तो मैं बाहर जाके 1 नाइट स्टे किया, अभी मॉर्निंग में आके अभी मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपका इमिग्रेशन होगा और एक बार आपका सिक्योरिटी चेक होगा। तो सिक्योरिटी चेक हुआ था मेरा 2E, टर्मिनल 2E में, और उसके बाद अंदर आने के बाद मुझे गेट M पे आना था, तो मुझे आना पड़ा ट्रेन से, मेट्रो से। तो अंदर आपकी मेट्रो है, और मैं पहुंचा हूँ अभी गेट M28 पे, जो कि जाएगा अभी मेरा फ्लाइट मुंबई। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है। इनफैक्ट इतना बड़ा, इतना ये होने के कारण भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट रखा है इन लोगों ने, और इतना कुछ खास एयरपोर्ट नहीं है। जैसे टर्की का एयरपोर्ट एकदम, इस्तांबुल का एयरपोर्ट एकदम अच्छा है, कतार का एयरपोर्ट एकदम अच्छा है। ये 2 एयरपोर्ट एकदम सिस्टमेटिक है, अंदर ही आने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, ABCD एकदम सिस्टमेटिक उन लोगों ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट बनाया है। अंदर आने के बाद ये मेट्रो से वो मेट्रो, ये टर्मिनल से वो गेट, ये गेट से वो गेट, इसलिए आपको एक कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको कम से कम 2-3 घंटा तो पहले आना है। तो आपको इधर उधर भागम दौड़ी नहीं होगी। हालांकि दूसरी चीज, यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश में नहीं आती लोगों को। जैसे आपको ये साइन देखे ही, ऐसे जो साइंस रहते हैं, ऐसे साइंस रहते हैं, M29, यहाँ पे M28 है, यहाँ पे M31, तो ऐसे साइंस देख के ही आपको आपके गेट पे पहुंचना है और इंक्वायरी करनी है, क्योंकि हर टाइम गेट चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आपका, समझो अगर आप एयरपोर्ट के अंदर आए हो और आपका है कि M28 है, हो सकता है कि 1 घंटे बाद M32 हो या M28 M23 हो। तो आपको आधे घंटे पे आपका गेट चेक करना है कि कहाँ पे है आपका फ्लाइट, कहाँ से आपका फ्लाइट बोर्ड होने वाला है। ये सब कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है आधे घंटे में। तो जैसे ही अंदर आओगे आपको अंदर कॉफ़ी शॉप मिलेगा, अंदर आपको कुछ बर्गर खाने के लिए मिलेगा, ब्रेड मिलेगा। ये लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रेड, चॉकलेट ब्रेड, ये वो। तो कॉफ़ी तो मिलेगी अच्छी। और बाद में अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी है, जैसे चैनल, बुल्गारी, लुई विटॉन, डियोर, प्राडा, ऐसे ब्रांड है अंदर जो कि बहुत कॉस्टली है, और लोग लाइन लगा के खरीदते हैं ये ब्रांड्स। उनका कुछ अलग कंफर्ट रहता है, उनका कुछ अलग क्वालिटी रहती है, तो अंदर आके भी लोग खरीदते हैं वो ब्रांड। पेरिस जाना जाता है शॉपिंग के लिए, पेरिस जाना जाता है टूरिज्म के लिए। पेरिस लोग आते हैं घूमने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं पेरिस घूमने के लिए, ना कि ओनली इंडिया से, ना कि ओनली मुंबई से। लोग आते हैं US से, लोग आते हैं अफ्रीका से, लोग आते हैं चाइना से, लोग आते हैं बाकी के यूरोपियन कंट्री से पेरिस घूमने। तो पेरिस एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हालांकि मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, हालांकि इतना मुझे कुछ पेरिस खास नहीं लगा। हाँ है, ठीक है, लेकिन बहुत महंगा है। जैसे मैंने रात को एक पिज़्ज़ा खाया था और कुछ कोल्ड ड्रिंक लिया था, तो 40 यूरो हुआ, 4,000 रुपए खर्चा हुआ एक पिज्जा का। तो इतना महंगा है। कॉफी अगर लोगे तो आपको मिलेगी 10 यूरो में, जैसे 1,000 में आपको सिर्फ कॉफी मिलेगी। पानी बोतल 3 यूरो में, 300 यूरो में पानी बोतल, 300 रुपए में पानी बोतल। तो बहुत महंगा है, अननेसरी खर्चा बहुत कॉस्टली है पेरिस। लेकिन ठीक है, लाइफ में 1-2 बार आप आते हो तो ठीक है। लेकिन भाई दुनिया आती है, भर के आती है दुनिया। बहुत लोग रहते हैं पेरिस में, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने हर जगह पे लाइन लगा के लोग हैं कॉफी पीने, स्टारबक्स में, मैकडोनल्ड में, होटल तो बहुत महंगा है। होटल आपको जैसे 200-250 यूरो में छोटा सा रूम मिलेगा, जैसे 20-25 हज़ार, 200-250 यूरो मतलब 20-25 हज़ार इंडिया के, छोटा सा रूम मिलेगा। आपकी एक बैग बैठेगी, एक बेड रहेगा, दैट्स इट। अगर आपको लैविश होटल चाहिए टू
यू नो बेड वाला वगैरह थोड़ा लेविश तो 400-500 40-50 हज़ार में एक नाइट का होटल लगेगा आपको। तो ये है पेरिस, ये है यूरोप। हालांकि इतना महंगा नहीं था यूरोप, इतना कॉस्टली नहीं था यूरोप, लेकिन वॉर के बाद जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसके बाद इनके एनर्जी क्राइसिस आ गए, इमिग्रेशन का लोड आ गया, जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यूक्रेन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे हर एक यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड किया कि कुछ 5% यूरोप के लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो यूक्रेन के लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए, तो वो इनका बहुत बर्डन बढ़ गया है। इसीलिए अभी जो है वो पूरा यूरोप की लगी है, पूरा यूरोप महंगा है, एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी चीज कॉस्टली हुआ है सब कुछ चीजें, तीसरी चीज जो इनका बजट था, जैसे पहले इनका डिफेंस का बजट समझो 1% था, वही अभी 3% किया है। तो जो चीजें महंगी हुई है ना, वो 3 गुना 2 गुना महंगी हुई है। जो कि पहले इनका लाइट बिल आता था जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूरो, तो वही आ रहा है अभी उनको लाइट बिल 200 यूरो। जैसे पहले टैक्सी मिलती थी मुझे 8-10 यूरो में, वही अभी 20-25 यूरो में जैसे हो रही है। जैसे होटल मिलता था मुझे 70-80 यूरो में, वही अभी 150-200 यूरो हो रहा है। जैसे मेरा खाना होता था एक टाइप का लंच या डिनर 20-22 यूरो में, वही अभी 40-50 यूरो लग रहा है। तो यहाँ अभी यूरोप इतना महंगा हो रहा है, इतना यूरोप की अभी लगी पड़ी है, बहुत कॉस्टली हुआ है यूरोप। तो ये है सारा यूरोप के बारे में इंफॉर्मेशन, और कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा यूरोप के बारे में। तो अभी तो एयरपोर्ट पे आया हूँ, अभी देखता हूँ मेरा गेट वगैरह क्या चेंज तो नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है। ये है पूरा एयरपोर्ट का लुक या व्यू, कैसा दिखता है एयरपोर्ट।